हे गाइस, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। एज यू नो, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। और अभी तक जो मैंने 2 क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कितने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं चीज़ों को। हर ऑप्शन को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखे ना तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी प्लेलिस्ट का। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एडू फ्लाइट को तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई कमेंट करा करो, लाइक करा करो। अब DSSB के साथ साथ ये जो वीडियो रहेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगी PGT कॉमर्स के सारे एग्जाम्स के लिए, UGC नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या NVS KVS, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब 10 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 11th क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इनमें से कौन सी सर्विस जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं की जाती। द ऑप्शंस आर सर्विस ऑफ अ टीचर, सर्विस ऑफ बैंकर एंड सर्विस ऑफ डॉक्टर या सर्विस ऑफ लॉयर। तो आप सोचो भाई इन चारों में से कौन सी जो है हम सर्विस कवर नहीं करते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो राइट आंसर है हमारा सर्विस ऑफ लॉयर। सर्विस ऑफ लॉयर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं किया जाता। तो दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको एक बारी। देखो क्या बोलता है ये, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस दैट लॉयर्स डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अलग अलग केसेस में कि ये नहीं आता कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर जो लॉयर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि when a client hires the services of a lawyer, he authorize the lawyer to represent him। क्योंकि जब हम किसी लॉयर को हायर करते हैं दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, उस पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट के अंदर। ओके, द लॉयर इज merely exercising the power of attorney given by the client to act on his behalf। वो सिर्फ उसके बिहाफ पे ही एक्ट कर रहा होता है। फर्दर इन लीगल सर्विसेज द रिजल्ट इज नॉट solely based upon the skill of the advocate। अदर फैक्टर्स लाइक फैक्ट्स ऑफ द केस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। क्योंकि जो सिर्फ स्किल्स होते हैं ना लॉयर के, वो ही काफ़ी नहीं होते एक केस के लिए। बहुत सारे फैक्टर होते हैं रिलेटेड टू केस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्ट के डिसीजन को। इसलिए जो लॉयर की सर्विसेज है ना वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये अप्लाई होता है किस किस पर, अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब पे अप्लाई होता है, एक्सक्लूडिंग गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पस। जो गुड्स आपने कमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल के लिए खरीदी उन पर ये अप्लाई नहीं होता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और उन सर्विसेज पर सर्विसेज रेंडर फ्री ऑफ चार्ज एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, और या फिर जो पर्सनल सर्विस दी जाती हैं या फ्री में सर्विस दी जाती है उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो ध्यान रखना लॉयर जो है इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉर्पोरेट टैक्स इज कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। 4 ऑप्शन गिवन है हमें, इनडायरेक्ट टैक्स होता है या गिफ्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है या सर्विस टैक्स होता है। तो फटाफट से बताओ भाई कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। यस, कॉर्पोरेट टैक्स, देखो जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स क्या होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स होता है ना भाई। ऐसे ही जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी क्या दे रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से दे रही है ना, तो वो भी क्या होता है आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स हमें पता है जो हम डायरेक्टली पे नहीं करते, जैसे कि GST जो है हमारा वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सर्विस टैक्स जो हम सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तब आप क्या पे करते हो, सर्विस टैक्स पे करते हो। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट टैक्स हो गया। ओके, तो आर राइट आंसर इज डायरेक्ट टैक्स। अब एक बार देख लेते हैं जो गिफ्ट टैक्स होता है ये क्या होता है। देखो जो गिफ्ट टैक्स होता है ना ये भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन कभी कभी तो यही नहीं पता होता हमें कि गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट्स अप टू ₹50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं अलग अलग तो अगर उनका सम करने पर वो 50,000 से कम होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो उन पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट होते हैं टोटली टैक्स से। हाउएवर इफ़ यू रिसीव गिफ्ट्स हायर देन दिस अमाउंट, लेकिन अगर कोई गिफ्ट आपको इस अमाउंट से ज़्यादा मिलता है सारे गिफ्ट्स मिला के, एंटायर गिफ्ट्स बिकम टैक्सेबल। तो जो पूरा अमाउंट होगा आपका गिफ्ट का वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिसीव गिफ्ट ऑफ ₹75,000 एज अ गिफ्ट, ओके, आपके फ्रेंड ने दिया कोई गिफ्ट काइंड में या आपको पैसे दे दिए 75,000, द एंटायर अमाउंट ऑफ 75,000 वुड बी एडेड टू योर इनकम एंड टैक्स इन योर
स्लैब रेट। ओके, मतलब ये नहीं है कि 50,000 तक तो एग्जाम्ट है भाई, तो जो 75,000 है उसमें से 50,000 घटा दिया और 25,000 पे टैक्स लगेगा, नहीं। अगर आपके जो गिफ्ट्स है ना वो 50,000 से ज़्यादा है ना, तो पूरे 75,000 पे आपको, या जो भी अमाउंट है आपका गिफ्ट का, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें। इट वुड बी कंसिडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि जो गिफ्ट मिलता है ना हमें, उसको हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। हियर द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गिफ्ट्स रिसीव्ड इज काउंटेड। जो भी आपको, अगर आपको 4 फ्रेंड से भी गिफ्ट्स मिले हैं ना, तो चारों का मिला के जो अमाउंट हो रहा है उसको देखा जाता है कि वो 50,000 से कम है या नहीं है। For example, if you receive rupees 50,000 from one friend as a gift and 25,000 from another friend, the limit of 50,000 would be considered to be breached. तो ये माना जाएगा कि आपने वो लिमिट क्या है, एग्जाम्प्ट कर लिया, और आपकी जो दोनों फ्रेंड से मिला है ना 50,000 और 25,000, पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और देखते हैं अभी। गिफ्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव्स आर एग्जाम्प्टेड। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट मिला है ना, तो वो एग्जाम्प्टेड होता है यहाँ पे, रिगार्डलेस द अमाउंट। उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कितना भी, तो आप रिलेटिव से आराम से गिफ्ट ले सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है आपको, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लो अपने रिलेटिव से। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अब स्पेसिफाइड रिलेटिव्स होते क्या हैं, दीज रिलेटिव्स आर, स्पाउस हो सकती है आपकी, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर स्पाउस के जो हैं, आपकी स्पाउस की साइड से आपके रिलेटिव्स हैं, लाइक उनके ब्रदर या सिस्टर, स्पाउस के मदर या फादर हो गए आपके, ठीक है, और आपके हो गए, आपके फादर के कोई रिलेटिव हो गए, लाइक अंकल वगैरह आपके, तो उन सबसे जब आप गिफ्ट लेते हो तो वो आपके क्या होते हैं, टोटली एग्जाम्प्टेड होता है। ओके, हाउएवर नोट दैट इवन थो द गिफ्ट इटसेल्फ एग्जाम्प्ट इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द गिफ्ट मे बी टैक्सेबल अंडर द क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन देखो, गिफ्ट तो फ्री है आपको, सपोज 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी मिली आपके रिलेटिव से, ओके, तो वो क्या है, फ्री है, राइट। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम होती है बाद में, तो वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, वो क्लब हो जाएगी आपके इनकम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना, नोट करते चलो साथ साथ। गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द ब्राइड एंड ग्रूम ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन अगर शादी के ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो एग्जाम्प्टेड होता है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत जितना मैं कोशिश कर सकती थी मैंने उतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कौन बढ़ावा देता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं। ओके, तो ऑप्शंस आर इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल फ्लोज एंड कम्युनिकेशन। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन को ना ये तीनों ही फैक्टर्स बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आपको इंटरनेशनल ट्रेड क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आता है ना, कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्लोज, अगर आप ग्लोबलाइजली ट्रेड करते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो तो आपको फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको फंडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल भी क्यों हो पाया है भाई, जनरली कम्युनिकेशन की वजह से। जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना न्यू कम्युनिकेशन की, आप यहाँ पे बैठे अमेरिका में डील कर रहे हो, या फिर आप इंडिया में बैठे हो और अमेरिका से कोई शॉपिंग कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो इसकी वजह से ही तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है ना। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं हमारे, करेक्ट है, यानी हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या हैं, एक बार थोड़े से और देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, जो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसके अंदर क्या क्या और आ जाता है, आपके टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स आ जाते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, लाइक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कोई भी आपकी अदर टेक्नोलॉजी है। पॉलिटिकल ड्राइवर्स आ जाते हैं कि पॉलिटिकल मोटिव क्या है आपकी कंट्री में, आप बाहर जाके क्या कहते हैं ट्रेड कर भी पाते हो या नहीं कर पाते। फिर मार्केट ड्राइवर, अगर आपको अपने ही कंट्री के अंदर उतनी अच्छी मार्केट नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि आप बाहर जाके बिजनेस करो, सेटअप अपना। ओके, कॉस्ट ड्राइवर, फिर आपके कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या नहीं आपकी कंट्री में, अगर आपको बाहर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है आपका बिजनेस तो आप वहाँ जाके करोगे। और कम्पिटिटिव ड्राइवर, आपको कंपटीशन अच्छा खासा मिल जाता है, लाइक आपको बाहर से भी कंज्यूमर्स मिल जाते हैं। ओके, तो ये थे क्या, ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। यानी कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट है यहाँ पे। ओके, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं हमें, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन या फिर R&D। ये क्वेश्चन पेपर में एज इट इज लिखा हुआ था, तो R&D का मतलब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉट होता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकते थे, क्योंकि आपका एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन ये तीनों तो आपके हैं ना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं हो जाता अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
लास्ट क्वेश्चन इज सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट बट इट हैज़ वन लिमिटेशन विच इज, ये विच दो बार हो गया, इसको इग्नोर कर देना। क्या बोल रहे हैं, सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशलिज्म आया सोशल डेवलपमेंट के लिए लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। ओके तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मैक्सिमम यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, मतलब कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। तो देखो ये तो कहीं से भी हमें हमारी लिमिटेशन नहीं लग रही है, तो एक पॉजिटिव हो गया ना पॉइंट। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी आपका नेगेटिव नहीं है, तो ये लिमिटेशन नहीं हो सकती। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका लिमिटेशन हो जाएगा सोशलिज्म का। और ये क्वेश्चन सेम पता है आपके नेट के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना वो सिर्फ DSSB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बाकी PGT कॉमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी, ये हमारा क्या होता है, सोशलिज्म का लिमिटेशन होता है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मेरी एक्सप्लेनेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हो। ओके तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।